हम इसका वेन डायग्राम बना करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। युक्ति भी लिखने के बाद बोर्ड पर थोड़ी जगह की कमी हो जाती है। बड़ा वेन डायग्राम मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन युक्ति को मिटा देंगे तो फिर समझने में कठिनाई होगी। इसमें 3 पद हैं जिनके लिए हम 3 सर्किल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तीनों के लिए एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए। तो एक पद है इसमें सुधारक, दूसरा पद है इसमें सनकी, और तीसरा पद है आदर्शवादी। इन तीनों के लिए ये गोले हमने ले लिए। अब कहा जा रहा है, आप देखें, आई प्रकार का तर्क वाक्य है, कुछ सुधारक सनकी होते हैं। सुधारक और सनकी के बीच में कॉमन कुछ है। आई प्रकार का तर्क वाक्य जिसका डायग्राम, दोनों को ही आप अभी ध्यान में रखें, और क्योंकि यहाँ तीसरा भी है और इसलिए हम बीच में इसको अभी ये क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। कुछ होने के लिए हम क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं और खाली दर्शाने के लिए हम शेड कर देते हैं, रेखाओं से उसको शेड कर देते हैं। ऐसा नियम है। तो आप देख रहे हैं कि पहला आधार वाक्य जो मुख्य आधार वाक्य है आई प्रकार का है, जिसका डायग्राम इस तरीके से वेन रेखा चित्र के माध्यम से उसको इस तरीके से हम समझाते हैं। सुधारक, कुछ सुधारक हैं जो सनकी हैं, मतलब सुधारक और सनकी में जो कॉमन एरिया है ये उसमें कुछ है। दूसरा जो आधार वाक्य है आपका, वो कह रहा है कि सभी सुधारक आदर्शवादी हैं। सभी सुधारक, फिर क्या कहा जा रहा है, आदर्शवादी, मतलब आदर्शवादी के बाहर का सुधारक पूरा खाली है। तो आदर्शवादी कहाँ से है, आदर्शवादी का गोला ये है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो आदर्शवादी के बाहर का सुधारक पूरा खाली है, क्योंकि सभी सुधारक कहाँ रहते हैं, आदर्शवादी का के ये जो वर्ग में है उसमें रहते हैं। तो यहाँ से कहने का तात्पर्य हुआ, यहाँ से आदर्शवादी इतने को छोड़ के पूरे जो सुधारक का है वो पूरा का पूरा खाली है। तो इसको हम पूरा का पूरा खाली दिखा देंगे। सुधारक का पूरा जो आदर्शवादी के बाहर का है, ये यहाँ तक, ये पूरा का पूरा हम खाली आदर्शवादी के बाहर का। तो आदर्शवादी के बाहर तो ये भी है, तो ये क्रॉस अपने आप से ही इधर चला जाएगा। आदर्शवादी के बाहर का पूरा सुधारक खाली यहाँ तक आएगा। हाँ, ये तो सनकी का आ गया। तो ये इस तरह से, सॉरी, ये इसको ये ऐसा करें। सुधारक और आदर्शवादी का कॉमन जो सनकी के नहीं, आदर्शवादी के बाहर का, ये जो आदर्शवादी के बाहर का, आदर्शवादी के बाहर लेकिन सुधारक है ना, क्योंकि सभी सुधारक हैं। तो ये तो यहाँ तक सुधारक हुआ, ये आदर्शवादी है, यहीं रहता है। तो ये भी खाली हुआ, ये सुधारक है ना, ये सुधारक का है। ये तो ये दोनों पूरा खाली हुआ। हाँ, ये पूरा खाली हुआ। और जो हमने क्रॉस लगाया था वो खिसक के यहाँ आ जाएगा। जब मैंने कहा था कि खाली और क्रॉस दोनों होता है, तो क्रॉस खाली जो डोमिनेट करता है, तो ये फिर यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस। इधर क्योंकि ये सुधारक का है, सुधारक पूरा, आदर्शवादी के बाहर का सुधारक पूरा खाली। 3 से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आदर्शवादी के, हाँ, ये लेकिन यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, क्योंकि सुधारक पूरा आदर्शवादी के बाहर का, आदर्शवादी यहाँ तक आ रहा है, आदर्शवादी यहाँ तक आ रहा है। छोटे में ये
थोड़ी समस्या हो जाती है छोटे में। आदर्शवादी के बाहर का सुधारक पूरा खाली है। तो ये आदर्शवादी का गोला है और सुधारक का गोला यहाँ से यहाँ तक था, ये पूरा खाली है। अब ठीक है। अब निष्कर्ष को कहा जा रहा है कि निष्कर्ष इसमें सन्निहित है। जब हम आधार वाक्यों को ड्रॉ करते हैं तो निष्कर्ष उसी में सन्निहित होना चाहिए। मतलब अलग से अगर निष्कर्ष को ड्रॉ कर देंगे तब तो निष्कर्ष ड्रॉ हो गया, तब हम कैसे देख पाएंगे। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा निष्कर्ष इसमें सन्निहित है या नहीं है। तो निष्कर्ष क्या है? कुछ आदर्शवादी सनकी हैं। ये आई प्रकार का वाक्य है और आदर्शवादी और सनकी के बीच में कुछ है। आदर्शवादी और सनकी का कॉमन ये है, इसमें कुछ है। तो ये कुछ है का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब हमारी युक्ति वैध है। यह एक वैध युक्ति। अब हम सरसरी निगाह से हम सभी नियमों पर थोड़ा दृष्टिपात करें तो हमें मालूम चलेगा कि किस तरीके से, और मैंने आपको पहले भी जब मैं पढ़ा रही थी ये नियमों के बारे में तो मैंने कहा था कि और नियम तो देखने मात्र से पता चल जाते हैं, कुछ नियम हैं जो हमको थोड़ा सा उनके लिए उनको देखना होता है कि उन नियमों की पूर्ति हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये आई प्रकार का जो अंशव्यापी आपका निष्कर्ष है, तो आप देखते हैं कि दोनों आधार वाक्य सामान्य नहीं हो सकते, सर्वव्यापी नहीं हो सकते, और एक आधार वाक्य भी आपका आई इसकी अंग्रेजी में मैं लिखूं तो आई जो है वो अंशव्यापी है, तो एक आधार वाक्य अंशव्यापी है। नेगेटिव आपका निष्कर्ष है ही नहीं, तो इसलिए उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें कि आई प्रकार का जो तर्क वाक्य होता है उसमें दोनों ही पद जो है उद्देश्य पद और जो विधेय पद है दोनों ही अव्याप्त रहते हैं। तो वो उनको आपको देखने की, जैसा मैंने कहा था कि जो पद निष्कर्ष में व्याप्त है उस पद को आधार वाक्य में जहाँ वो प्रयोग में आ रहा है अवश्य व्याप्त होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि आई प्रकार का तर्क वाक्य में दोनों ही पद अव्याप्त रहते हैं, इसलिए इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है मध्यम पद की, कि मध्यम पद एक जगह पर नियम ये कहता है कि मध्यम पद को कम से कम एक आधार वाक्य, अगर वो दोनों आधार वाक्यों में व्याप्त हो जाता है तब युक्ति अवैध नहीं होती है, युक्ति वैध ही होती है। अच्छी बात है दोनों पदों में, दोनों ही आधार वाक्यों में व्याप्त हो, लेकिन दोनों में नहीं है, एक में भी यदि वो व्याप्त होता है तब भी हमारी युक्ति वैध ही होती है। तो आप देख रहे हैं कि आपका मुख्य आधार वाक्य जो है ये भी आई प्रकार का है, जिसमें दोनों ही पद अव्याप्त रहते हैं, और यहाँ पर ये मध्यम पद है तो यहाँ पर तो ये अव्याप्त है। लेकिन दूसरे प्रकार का जो आपका तर्क वाक्य है वो आप देख रहे हैं ए प्रकार का है, जिसमें जो आपका मध्यम पद है वो उद्देश्य पद है, और आप जानते हैं कि ए प्रकार के तर्क वाक्य में उद्देश्य पद व्याप्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मध्यम पद जो है वो मध्यम पद एक आधार वाक्य में व्याप्त हो गया, इसीलिए सभी नियमों की इसमें पालना हो रही है और इस प्रकार से यह युक्ति वैध है। एक बार से अब आपको समझ में आ गया है, मैं वापस से इसको बड़े वेन डायग्राम बनाने की थोड़े प्रयास करूं जिससे आपको और स्पष्टता से समझ में आ जाए। छोटे में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। पहला, आप जब दो आधार वाक्यों के दो जो वर्ग हैं उनकी जब कोई भी डायग्राम ड्रॉ करें तो उन दो को ही ध्यान में रखें, तीसरे पर आप उस समय ध्यान ही ना दें। ये हमने लिया था सुधारक के लिए, ये हमने लिया था सनकी के लिए, और ये लिया था आदर्शवादी के लिए। पहला आई प्रकार का तर्क वाक्य था जिसका आप जानते हैं कि उसका कुछ है, कॉमन कुछ है। सुधारक कुछ, सुधारक सनकी हैं, ये कहा जा रहा है। सुधारक और सनकी के बीच में कॉमन कुछ है जिसको हमने इस तरीके से क्रॉस लगा दिया, यहाँ बीच में लगा दिया। हमको अभी तक पता नहीं है कि ये क्रॉस यहाँ है या यहाँ है, तो हम बीच में लगा देते हैं।
कुछ किताबों में इस तरीके से लिंक भी किया जाता है, 2 क्रॉस लगाए जाते हैं यहाँ और यहाँ दोनों को, फिर इस तरीके से लिंक भी किया जाता है, लेकिन उससे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ये ज़्यादा सरल है, इसलिए मैं इसी मेथड को काम में ले रही हूँ कि आप बीच में क्रॉस लगा दें और फिर अगर कहीं खाली और क्रॉस दोनों अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसको खाली ही माना जाता है। दूसरा आधार वाक्य है सभी सुधारक आदर्शवादी हैं। तो आदर्शवादी के बाहर का, आदर्शवादी का गोला ये है, ये आप ध्यान रखें। आदर्शवादी के बाहर का सुधारक कौन सा है? ये आप केवल जिन 2 वर्गों को लेकर ही कोई भी रेखा चित्र ड्रॉ किया जाता है, तो उस समय केवल उन 2 वर्गों को ध्यान रखें। तो आदर्शवादी के बाहर का सुधारक ये है, तो आप इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइनें कर देंगे और जब यहाँ लाइन आ जाएगी तो ये क्रॉस अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा, ये क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और फिर आप जो आपका निष्कर्ष है उसको केवल आपको देखना होता है कि वो उसमें सन्निहित है या नहीं। कहा जा रहा है कि कुछ आदर्शवादी सनकी हैं, मतलब सनकी और आदर्शवादी के ये जो कॉमन एरिया है इसमें कुछ है जो हमको इस क्रॉस से पता चल रहा है कि ये इसमें निष्कर्ष जो है आधार वाक्यों को ड्रॉ करने से उसी में सन्निहित है। तो ये तो हुआ रेखा चित्र के माध्यम से युक्ति की वैधता या अवैधता की जांच करना, और दूसरा मैंने आपको समझाया कि इसमें सभी नियम भी फुलफिल हो रहे हैं। इसमें मुख्य पद और अमुख्य पद क्योंकि निष्कर्ष में व्याप्त नहीं है तो उनको तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, और मध्यम पद हमको देखना है। बाकी आप देख रहे हैं कि अंशव्यापी आपका निष्कर्ष है, तो एक तर्क वाक्य जो नियम कहता है कि एक तर्क वाक्य अंशव्यापी होना चाहिए, जो उसकी नियम की पूर्ति हो रही है। निषेधात्मक है ही नहीं, इसलिए उसको देखना नहीं है। फिर बात आती है मध्यम पद की, और आप देख रहे हैं कि एक आधार वाक्य में आपका मध्यम पद भी व्याप्त है। मध्यम पद है सुधारक, एक जगह पर तो ये व्याप्त नहीं है, लेकिन दूसरे अमुख्य आधार वाक्य में यह व्याप्त है। और ये सारी बातें आप लिख करके और इस तरह से बताएंगे कि युक्ति वैध है, तो आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। 1-2 और उदाहरण से हम समझ सकते हैं, और जिससे और आपको, क्योंकि इस पर आधारित सवाल हमेशा पूछा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि लॉजिक के जितने भी सवाल हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो इसी तरह के सवाल होते हैं। इस तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। वो एक उदाहरण मैं आपको आपकी पुस्तक से ही लेकर के काफ़ी पॉपुलर ये सवाल है जो प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सभी कुत्ते स्तनपायी हैं। थोड़ा सा नीचे हम लिख लें जिससे हमको वेन डायग्राम के लिए जगह मिल जाए। सभी कुत्ते स्तनपायी हैं। सभी बिल्लियां स्तनपायी हैं। अतः सभी बिल्लियां कुत्ते हैं।
जो विद्यार्थी लॉजिक नहीं पढ़ते हैं वो इस तरह के सवाल उठाते हैं कि बिल्लियाँ कुत्ते कैसे हो सकती हैं। और मैंने जैसा कि आप लोगों को शुरू में ही कहा कि हम फॉर्मल लॉजिक, जिसको आकारिक तर्कशास्त्र कहा जाता है, केवल उसी को पढ़ रहे हैं। हम उसके जो मटेरियल, उसमें जो द्रव्यात्मक जो उसका पक्ष है उस पर हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। एक आकार को देखते हुए कैसे युक्ति को वैध और अवैध कहा जा सकता है, क्या उसके नियम है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है ये हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता। तो आप देखेंगे कि ये जो युक्ति है, सबसे पहले तो हम देखें कि इसका निष्कर्ष सबसे नीचे है। इसमें विधेय क्या है, कुत्ते, और सब्जेक्ट क्या है, बिल्लियाँ, जो मुख्य पद और अमुख्य पद हुए। कुत्ते यहाँ पर है, ये हो गया पी, बिल्लियाँ ये हो गया, और स्तनपाई ये इसका मिडिल टर्म है। तो ये युक्ति कौन से आकार में है आप देखेंगे। मिडिल टर्म की जब स्थिति इस तरह की होती है, यहाँ मिडिल टर्म, तो ये युक्ति जो है वो द्वितीय आकृति में है। और इसके जो अवस्था है ए ए ए, सभी कुत्ते स्तनपाई हैं, सभी बिल्लियाँ स्तनपाई हैं, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। तीनों ही सर्वव्यापी पॉजिटिव सेंटेंस हैं, इसीलिए ये ए प्रकार के, जिसको हिंदी में आ और आ कहा जाता है, और इसकी आकृति है दूसरी। अब हम इसको वेन डायग्राम में देखें कि क्या ये युक्ति वैध है या अवैध है। तो हमने एक हुआ कुत्ते के लिए, दूसरा हुआ स्तनपाई के लिए, और तीसरा हुआ बिल्ली। बिल्लियों के लिए। इस तरह से हम डायग्राम बना लेंगे। अब कहा जा रहा है ए प्रकार का तर्क वाक्य है, सभी के सभी कुत्ते जो हैं वो स्तनपाई में रहते हैं। मतलब स्तनपाई से बाहर का ये जो स्तनपाई का ये है, इससे बाहर का ये जो कुत्ते का है, ये पूरा का पूरा खाली है। ये आपको नहीं देखना है कि ये बिल्लियों में भी आ रहा है, तो उस समय आपको ध्यान नहीं देना। आप पूरे के पूरे को, भले ही बिल्लियों में आ रहा हो, आप इसको खाली कर देंगे। स्तनपाई से बाहर का जो कुत्ते का जो वर्ग है वो पूरा खाली है। दूसरा कहा जा रहा है सभी बिल्लियाँ स्तनपाई हैं। सभी बिल्लियाँ भी स्तनपाई हैं, मतलब स्तनपाई से बाहर की जो बिल्लियाँ हैं वो भी खाली है। ये भी इस तरह से रेखाओं से आप कहेंगे कि खाली है। अब आप देखेंगे कि निष्कर्ष क्या निर्मित हो रहा है। अब कहा जा रहा है सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। सभी बिल्लियाँ, मतलब कहा जा रहा है कुत्ते के बाहर का बिल्लियाँ पूरा खाली होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतना बचा हुआ है जिसके बारे में कुछ भी हम कह सकने की स्थिति में नहीं है। ये जो हिस्सा है ना, इसका हमें ये पता है कि ये खाली है, ना हमें इसका ये पता चल रहा है कि यहाँ कुछ है। ये कुछ भी यहाँ से पता नहीं चल रहा है। और जब ऐसी अनिश्चय की स्थिति में होती है, तब मैंने कहा कि हम युक्ति को अवैध कहते हैं। युक्ति को हम अवैध कहते हैं। तो यह युक्ति कैसी युक्ति हुई? अवैध युक्ति हुई। अब हम देखें कि इसमें किस नियम का उल्लंघन हो रहा है। तो आप जानते हैं कि ए प्रकार का जो आपका निष्कर्ष है, सबसे पहले बाकी नियम आप देख रहे हैं कि सभी फुलफिल हो रहे हैं, जो देखने मात्र से पता चल रहे हैं। नेगेटिव आपका निष्कर्ष है ही नहीं जो देखना हो आपका। अगर इसमें सर्वव्यापी निष्कर्ष है तो दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी होने चाहिए, ये आपका नियम कहता है। उसका भी यहाँ पर पूर्ति हो रही है, उस नियम की भी। तो आप केवल पदों पर, और मैं बार बार आपको पहले भी मैंने कहा, प्राय जो तर्क दोष होता है, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, जो नियम हैं वो सभी आपको देखने ही होते हैं, लेकिन प्राय जो पदों की, तीनों पदों की जो व्याप्ति की स्थिति, उसी को लेकर ज़्यादातर परीक्षा में जो सवाल आते हैं उसमें तर्क दोष प्राय मिलता है। तो आप देखें कि इसमें हम ये जो ए प्रकार का तर्क वाक्य है, जिसमें सब्जेक्ट टर्म जो होता है वही केवल व्याप्त होता है, विधेय
पद उसका व्याप्त नहीं होता तो उसको तो हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको केवल देखने की ज़रूरत है। तो क्या यह पद व्याप्त है? तो यहाँ पर यह पद काम में आया। ये भी एक प्रकार का तर्क वाक्य का उद्देश्य है। तो यह पद व्याप्त है, इसकी पालना हो रही है। अब बात आती है मध्यम पद की। तो मध्यम पद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मध्यम पद दोनों एक प्रकार के तर्क वाक्य हैं और दोनों में ही ये विधेय पद की तरह प्रयोग में आया है। इसलिए यह विधेय पद जो है वो व्याप्त नहीं होता है एक प्रकार के तर्क वाक्य में। इसलिए इसमें अव्याप्त अनडिस्ट्रीब्यूटेड मध्यम पद मिडिल टर्म दोष होगा। अव्याप्त मध्यम पद दोष। जब युक्ति अवैध है तो आपसे कहा जाएगा कि युक्ति अवैध है तो आप बताइए उसमें किस नियम की जो है वो पालना नहीं हो रही है। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा दोष है। तो आप देखेंगे नियमों को लागू करके अप्लाई करके आप देखेंगे कि कौन सा किस नियम का उल्लंघन हो रहा है। आप देखेंगे इसमें मध्यम पद व्याप्त नहीं है तो यहाँ पर अव्याप्त मध्यम पद दोष है। तो एक वैध युक्ति से और एक अवैध युक्ति से मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से, और अभ्यासों के बाद ही आप अपने से करने के बाद ही आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो इस युक्ति में अव्याप्त मध्यम पद दोष है और यह एक अवैध युक्ति है जो सेकंड फिगर में है और जिसकी अवस्था है ए ए ए, हिंदी में आ आ आ।